Okay, good morning and welcome back. Well, कुछ ऐसे मैसेज आया हुआ कि अंश has asked कि अभी मैथ्स क्लास नहीं था. Well, मैथ्स क्लास के तो वेलकम तो नहीं आया होगा, पासवर्ड एंड ऑल. ऑब्वियसली नहीं था इसका मतलब. अच्छा, यश has said कि कि थोड़ा आईडी भी भेज दिया करो. हमें ना ऊपर सर्च करना पड़ता है आईडी को. अच्छा, मतलब आईडी और पासवर्ड दोनों. एक्चुअली आईडी मेरा सेम रहता है ना. तो व्हाट यू कैन पॉसिबली डू, चलो मैं आपसे याद रखूंगा. बट व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इज दैट मे बी फिजिक्स कॉपी, फिजिक्स का तो अलग से कॉपी जरूर होगा. उसके फ्रंट में लिख लो मेरा आईडी, विच इज है ना, विच इज दिस. $3955754339 यही आईडी है और यही रहेगा. ठीक है ना. आईडी कभी चेंज नहीं होगा. पासवर्ड थोड़ा बदलना पड़ता है. वैसे एक्चुअली मेरा तो मन पासवर्ड भी बदलने का नहीं करता है, तो लेकिन उसमें ना थोड़ा सा लॉगिन के टाइम प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुझे करना पड़ता है. ठीक है ना, क्योंकि मुझे 2 डिवाइस लॉगिन करना पड़ता है. तो अगर मैं रोज पासवर्ड सेम रखूंगा तो पता क्या होगा कि मेरे लॉगिन करने के पहले ही एक लिस्ट ऑफ लॉगिन हो जाएगी. उससे क्या होता है कि जो मेरा लॉगिन है वो कहीं बीच में छुपा रहता है, और जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है वो उतना सा होता है जिसमें 8-10 आ जाता है. तो फिर मुझे अपना ही लॉगिन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मैं कैमरा को यूज कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, है ना. एज ए स्टूडेंट लॉगिन कराता हूँ मैं कैमरा को, और होस्ट होता है मेरा लैपटॉप, सो दैट लैपटॉप पे मैं मैसेज देख पाऊँ. और अगर मैं स्टूडेंट को और इसको होस्ट को सेम बना दूंगा, इन दैट केस मुझे स्क्रीन के बैक साइड से जाना पड़ेगा मैसेजेस देखने. अब तुम लोग क्यों फ्रंट साइड कर लो, फ्रंट साइड का कैमरा का स्पेसिफिकेशन कम है, बैक साइड के कैमरे का ज्यादा है. तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू लुक इनटू. इसलिए मैं एकदम लास्ट मोमेंट में देखा होगा पासवर्ड भेजता, सो दैट मैं पहले लॉगिन कर जाता हूँ लैपटॉप, फिर मैं लॉगिन करता हूँ मोबाइल, फिर जब कंप्लीट हो जाता है फिर पिन द वीडियो करना पड़ता है, फिर उसमें और भी 2-3 चीजें सेटिंग्स चेंज करना पड़ता है. जब मेरा सारा हो जाता है तब जाके मैं पासवर्ड डालता हूँ. तो यूजर आईडी मेरा सेम ही रहेगा, पासवर्ड मैं बदलता हूँ एक ही वजह से, और कोई वजह नहीं. मतलब आई कैन कीप पासवर्ड सेम आल्सो, लेकिन इससे कि लिस्ट ऑफ दिस थिंग के बीच में मुझे अपना ही ना ढूंढना पड़े, इसी कन्वीनियंस के लिए मैंने, और कोई बात. चलो एनीवे, लॉट्स ऑफ गुड मॉर्निंग मैसेजेस टुडे. भव्य, हर्षित, भव्य has said कि रिकॉर्डिंग, नहीं रिकॉर्डिंग मैं जनरली थोड़ा सा 10-20 सेकंड बाद ही करता हूँ. ओम सेज कि नहीं अब तो मेरा आईडी तो हट गया है. हाँ, यही होता है, धीरे धीरे हट जाता है ना. जसराज सेज कि अब कहाँ, अब तो आईडी याद हो गया. ठीक है ना. अब भव्य सेज कि आईडी अपीयर्स इन ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली. आई डोंट नो व्हिच ड्रॉप डाउन यू आर सेइंग, बट चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. हमने हमने जो किया अभी तक, है ना, हमने जो अभी तक किया है वो है कि एक्सेलेरेशन ऑफ एनी पॉइंट P, एक्सेलेरेशन ऑफ एनी पॉइंट P इन अ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू, अगर एक सेंटर है तो, जैसे फिक्स सेंटर वाला नहीं है अगर है तो इन दैट के सेंटर का एक्सेलेरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस रेडियल एक्सेलेरेशन. और दूसरा है कि अगर वेलोसिटी मेजर करना है तो इन दैट के सेंटर का वेलोसिटी अगर है तो, और नहीं तो वेलोसिटी टेंजेंशियल. जहां पे फॉर्मूला क्या है, AT is equal to alpha r, AR is equal to omega square r, और VT होता है equal to omega. So that's in brief for the introduction. लेकिन ये इंट्रोडक्शन अभी भी ना पूरा कंप्लीट नहीं. जसराज आस्क्ड कि सर इसमें हम लोग बैंकिंग भी करेंगे क्या. नहीं बेटे, बैंकिंग अभी हम लोग नहीं करेंगे. बैंकिंग इज अ डायनेमिक फिनोमेना. बैंकिंग में फोर्स वगैरह देखना पड़ता है, तो इट्स अ डायनेमिक फिनोमेना एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. ठीक है ना. ओके, कैरिंग ऑन. तो ये हो गया शॉर्ट समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ. ठीक है. सबसे पहले इसके बाद हमने किया है लीनियर मोशन, फिर हमने किया कर्व्ड मोशन के अंदर स्पेसिफिक केस एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर कर्व्ड मोशन के अंदर एक और स्पेसिफिक केस एंड दैट इज अ सर्कुलर मोशन. ठीक है ना. आज इस सर्कुलर मोशन को और थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं ना ओमेगा स्क्वायर आर, अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी वगैरह है, ये सबको विजुअलाइज कैसे करें, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वेक्टर क्वांटिटी है.
तो उसके लिए मैंने तरीका बता दिया कि सर्कल ड्रॉ करो, फिर वहां पे जो है ना टेंजेंट दो होता है, फिर ओमेगा का सेंस देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट दिस इज नॉट रियली, ट्रूली स्पीकिंग, दिस इज नॉट रियली इन वेक्टर, core vector methodology. Somewhere that vector is not coming up. मैं वेक्टर के तरीके से लिख रहा हूं, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया था सारे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उसमें कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वेक्टर खुद से जनरेट होना चाहिए फॉर्मूला से, रादर देन कि मैं इंटरवीन करूं और मैं पॉइंट को देखूं पहले, फिर मैं देखूं कौन से दो टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब कौन से टेंजेंट पॉसिबल है और वहां पे कौन से दो डायरेक्शन हो सकता है, अब फिर मैं ओमेगा देखूं, फिर मैं डिसाइड करूं. तो दिस इज नॉट अ रियली वेरी साइंटिफिक मेथड, because there are too many human interventions. The formula should be generative, means formula खुद ही आंसर दे रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा. अभी अगर मैं तुमको बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो उससे कोई डायरेक्शन नहीं पता चलेगा. फिर मैं उस पॉइंट को देखूंगा कहां पे है, फिर मैं उस पॉइंट से एक सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगा, तब जाके मुझे ओमेगा स्क्वायर आर पता चलेगा, का डायरेक्शन पता चलेगा, और फिर उसमें कंपोनेंट वगैरह वो सब तो है ही. यानी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला. Honestly speaking, I am not very comfortable with the formula, in the sense that it is not a generative formula, it is little intervening formula. मतलब होता है कि इंटरवेंशन करना पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है कैसे करूं, क्या डायरेक्शन होगा एंड सो ऑन. ये फॉर्मूला से नहीं आ रहा. And therefore scientists did this formula, same formula, in a slightly different way. Now let me come to that. Today we are going to talk about omega vector and alpha vector. Till now we have avoided it. देखो अभी भी मैंने ओमेगा आर लिखा, ओमेगा स्क्वायर आर लिखा, अल्फा आर लिखा, कहीं वेक्टर नहीं लिखा. वेक्टर उनके ऊपर लिखा है यहाँ पे, और बोल दिया कि ए आर का वैल्यू ये होता है, एटी का वैल्यू ये होता है, वीटी का वैल्यू ये होता है, ये सब मैंने कह दिया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कोर वेक्टर फॉर्म में भी नहीं है. तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर. बोथ द वेक्टर्स, रिमेंबर, बोथ द वेक्टर्स as I already told you are axial vectors, यानी एक्सिस के अलॉन्ग होगा. कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन. बोथ मतलब ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर. और क्या? क्योंकि एक प्लेन के दो परपेंडिकुलर होता है. ये अगर ये प्लेन मानो तो इसके एक परपेंडिकुलर ये हो गया और एक परपेंडिकुलर ये भी हो गया. तो देयरफॉर इन दोनों में से कैसे चूज करेंगे, है ना? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, स्पेसिफिकली chosen by right hand thumb rule. मतलब समझो, मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो मान लो सर्कुलर मोशन चल रहा है ऐसे करके, और मान लो 5 रेडियन पर सेकंड सपोज, और मान लो अल्फा इस तरफ है, मान लो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं ओमेगा वेक्टर क्या लिखूंगा और अल्फा वेक्टर क्या लिखूंगा. दिस ऑफ कोर्स बोर्ड प्लेन. बोर्ड प्लेन पे होना कोई जरूरी नहीं है, पर ठीक है, टू स्टार्ट ऑफ विद आई थिंक इजियर वे टू विजुअलाइज इज व्हाट बोर्ड प्लेन. तो मैं बोर्ड प्लेन की ही बात कर. सर एक डाउट था. हाँ बेटा बोलो. सर डाउट वो था कि जैसे प्रोजेक्टाइल में सर वो हर छोटे छोटे पाथ को हम वो सर्कुलर मान सकते हैं, मतलब आर्क मान सकते हैं. हाँ उसमें मैं बात बात मैं समझ गया. एक काम करो, जनरल कर्व का जो डिस्कशन है ना वो इसके बाद करेंगे, सर्कुलर मोशन के बाद. तो आज सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो होपफुली कल जो है उसके बारे में बात करेंगे. समझ गया कि प्रोजेक्टाइल को भी मैं सर्कुलर मोशन के पार्ट मान सकता हूँ. तो मैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंटीसिपेट कर गया, तो इस डिस्कशन का भी रहने दो, पहले इसमें करते हैं, ठीक है ना, और कल उस पर डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज अ जनरल कर्व, प्रोजेक्टाइल नहीं, कोई भी कर्व. तो प्रोजेक्टाइल के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो, मैं तो करूँ कोई सा भी कर्व हो तो कैसे करें, है ना, उस पर आएंगे, ठीक है ना. ओके, अभी एक आंसर आया हुआ, दैट इज फ्रॉम अरिहंत, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी आउटसाइड. तो आउटसाइड इनसाइड ना बोल के आई कैप जे कैप के टर्म्स में दे देते, है या नहीं, ठीक है ना.
तो ओमेगा क्या हो गया फिर 5 ठीक है। जे कैप, है ना? आर्यन has raised a hand, सॉरी के कैप, ठीक। जे आया हुआ है सोम से, बाकी सब लोग के बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। 5 ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो बोर्ड प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रह जाता है, एक है जेड आउटवर्ड्स और एक है इनवर्ड्स। डिसाइड कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल, यानी वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, यानी ऐसे वाला। तो इस केस में अगर देखोगे, ये देखो इट्स कमिंग आउट, है ना? इट्स कमिंग आउट। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 5k कैप। अल्फा इसके उल्टी डायरेक्शन में, क्यों? देखो ओमेगा क्लॉकवाइज और अल्फा, सॉरी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा क्लॉकवाइज, तो यानी क्या हो गया इस केस में? माइनस हो गया, ठीक है ना? बाकी अपने यूनिट्स वगैरह पुट कर लेना, 5k कैप रेडियन पर सेकेंड माइनस 2k कैप रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे तुम बोलोगे ये तो आपने ओमेगा के हिसाब से बताया, अल्फा का क्या खुद का कोई स्टैंडिंग नहीं है? बिल्कुल है ना, मुझे ओमेगा मालूम ही नहीं है, मैं तो अल्फा देख के ही बताऊंगा। इधर इट्स गोइंग इन, तो गोइंग इन वाला कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली माइनस के कैप, मतलब वो माइनस 2k कैप, ये हो गया ओमेगा और अल्फा, ठीक है ना? देख लो अच्छे से। तो आई थिंक सबने करेक्ट आंसर दे दिया, अनुषा, यशु, है ना, जसराज, और उसके पहले और भी लोगों ने दिया है, भव्य, शेषी, ओम, सबने करेक्ट आंसर दिया। इट्स टू इजी क्वेश्चन टू मिस आउट। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं एक चीज भी जरा बताना चाहूंगा, इज दैट, तो ध्यान से देखो ना, दीस आर ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड दैट्स हाउ वी फॉर्मूला डिराइव, एंड दैट इज, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो हम लोग सेंटर से एक आर वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, सेंटर से उस पॉइंट तक जिसके बारे में तुम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वगैरह। तो सेंटर से लेके कंसर्न्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर में दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो रेडियस वेक्टर डज नॉट मीन रेडियस ऑफ द सर्कल और या सर्कुलर बॉडी, इट इज द रेडियस ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। जैसे मान लो कल को अगर मान लो इसके सर्कल का डिस्क का रेडियस सपोज कैपिटल आर, अब मेरा पॉइंट यहां पे है, तो मैं जो रेडियस वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं आर वेक्टर, वो सेंटर से पॉइंट तक होगा। लेकिन अभी रुको, सेंटर कौन सा? अगेन ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है सिर्फ उसके सर्कुलर मोशन के सेंटर, जैसे मान लो जहां पिन कर दिया वगैरह वगैरह। तो इस केस में मैं सेम ही ले रहा हूं, मैं कोइंसिडेंट ले रहा हूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो देयर इज नो हार्म एक्चुअली, तो दिस बिकम्स नाउ द आर वेक्टर, ठीक है? अच्छा, ओमेगा वेक्टर हमने कैसे डिफाइन किया? प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी होता है वो आर वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है, तो यानी द वेलोसिटी वेक्टर इन द सर्कुलर मोशन will be perpendicular to omega vector also and perpendicular to r vector also. Now you might say ये क्या हुआ? मैं दोबारा बताता हूँ, omega vector is perpendicular to the plane, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, perpendicular to the plane तो है ना, जबकि velocity vector जो tangential है वो in the plane है, तो यानी ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ वेलोसिटी वेक्टर, इतना तो पता चल गया। फिर एक चीज और भी मुझे मालूम है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है म्यूचुअली, तो देयरफॉर रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर जो है ऐसे एक वेक्टर है जो कि आर वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है और ओमेगा वेक्टर का भी परपेंडिकुलर है। अब बताओ, जब कोई एक वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, isn't it possible to find that vector by using cross product? तो साइंटिस्टों ने इसलिए क्या किया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन हुआ फिर फाइनली खुद ही ऑब्जर्व करो, मान लो अगर इस तरफ ओमेगा है तो क्या हो गया, ओमेगा बाहर की तरफ। अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा क्रॉस आर, isn't that the tangential velocity? ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा तो इस केस में 90 डिग्री हो गया, बट कल को हो सकता है 90 डिग्री ना भी हो, कोई बात नहीं, यानी वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन किया गया एज, एक चीज समझ नहीं आई। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सर इसका रीजन मतलब ये डेफिनेशन में है या फिर इसको डिफाइन करने का कोई रीजन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन? नहीं, वो अच्छा नहीं, वो तो यू नो जस्ट डेफिनेशन,
डेफिनेशन इन द सेंस कि क्योंकि ओमेगा को डिफाइन कैसे करोगे, है ना। अगर मैं इसको डायरेक्शन वेलोसिटी के सेंस में करूंगा तो दिक्कत है, क्यों, ये वाला पॉइंट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पॉइंट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, हाउ डू यू रियली क्वांटिफाई, हाउ डू यू रियली डिस्क्राइब ओमेगा एज अ वेक्टर। तो तभी ये आइडिया है कि ये जो है ना एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, यानी एक्सिस के अलोंग, समझ ना। सो दैट्स हाउ द डिसीजन वाज टेकन। तो एक्सिस के अलोंग अगर देखते हो तो सारे एक ही सेंस में रोटेट करते हैं अगर एक्सिस से देखते हो, तो एवरी पॉइंट, so every point from the axis seems to be moving in the same sense of rotation, और वो डिपेंड करता है कि तुम एक्सिस के इस तरफ से देखते हो इस तरफ से देखते हो। so therefore कोई पॉइंट पे खड़े होके या कुछ और तरीके से ओमेगा को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। so therefore it was described firstly along the axis। अब एक्सिस के along ये right hand thumb rule, that was more because everywhere in physics now we use right hand thumb rule, so everywhere in physics the decision was taken that we will use only right hand thumb rule whenever this comes to a choice of direction। और ये आज की बात नहीं है, अभी आज शुरू हो चुका है, आज मतलब इन द सेंस कि एक आध महीने पहले से जब से हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा तब से शुरू हो गया है। और देखना पूरे फिजिक्स जब तक पढ़ोगे देखना हर जगह डायरेक्शन का अगर सेंस कहीं पे आ रहा है तो देखना वो राइट हैंड थंब रूल से ही निकलता है। और बथेरे जगह मिलेंगे तुमको 12th के एंड तक, कम से कम 5-6 जगह और मिलेंगे तुमको, या 6-7 जगह मिलेंगे जहाँ पे यही राइट हैंड थंब रूल बार बार यूज होता है, ठीक है ना। So it was first of all taken a decision that okay, we will define omega as what, perpendicular to the plane। फिर मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अगर मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो वो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर भी है और परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर भी है। तो इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने उसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, यानी v क्या हो गया, vt ओमेगा क्रॉस r, ये हो गया vt। तो सिमिलरली फिर अल्फा at भी ऐसे ही होगा, है ना, बस ये कि ओमेगा की जगह वो अल्फा पे डिपेंडेंट है। So therefore second is at is equal to alpha cross r। अब देखो ठीक है। in the meanwhile एक क्वेश्चन भी आया हुआ, let me look at the question first, and that is velocity vector in the plane and omega vector is perpendicular to plane and so all three are mutually perpendicular। Here I would like to slightly disagree। all three are not necessarily mutually perpendicular, ठीक है ना, in the sense कि हमेशा नहीं होगा, it will depend, ठीक है ना। तो लाइक जो सर्कुलर मोशन हमने अभी तक डिस्कस किया वो है सर्कुलर मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्कुलर मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म। और अभी देखो सारा चीज हम लोग एक ही प्लेन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एक ही प्लेन पे हो रहा है ना। अब देखो प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोग जो सर्कुलर मोशन डिफाइन कर रहे हैं इस केस में, ये आइडिया एक्चुअली एक जनरल आइडिया जो कि किसी भी कर्व के लिए वैलिड है। सर्कुलर मोशन इज नॉट समथिंग यूनिक, सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल मोशन इन अ कर्व। तो कल को हो सकता है मोशन में 3D एलिमेंट भी आ जाए, यानी ऐसे ऐसे मोशन ना होके मे बी ऐसे करके इधर भी जा रहा है, तो यानी ऐसे भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, तो ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे केस में भी तो तुमको ओमेगा और वो सब डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो फिर इंस्टेंटेनियस ओमेगा हो, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सो देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, प्लेनर सर्कुलर मोशन में जो सिंपलेस्ट केस है उसमें हमेशा आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, प्लेनर सर्कुलर मोशन, बट नॉट इन अ जनरल सर्कुलर मोशन। तो चलो जनरल सर्कुलर मोशन को इतना डेप्थ में भी समझने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जो है हम लोगों का सिलेबस में सिर्फ प्लेनर सर्कुलर मोशन की है, सो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट अदर केसेस, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेनर सर्कुलर मोशन में यू आर राइट, आर वेक्टर हो जाएगा सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, और वो है हमेशा परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर। यस यू आर राइट। अब आ जाओ लास्ट वाला, यानी ए आर। तो हमने दो को तो डिफाइन कर दिया, एक हो गया ओमेगा क्रॉस आर और एक हो गया अल्फा क्रॉस आर। अब आ जाओ लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, ये है रेडियल एक्सेलरेशन और ये ऑपोजिट टू आर वेक्टर है या नहीं। तो एक चीज देखा गया इज दैट कि अगर ये आर वेक्टर है और लेटस से ओमेगा वेक्टर डॉट है, क्रॉस भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेट्स से डॉट, कुछ एक केस तो लिए। तो ऐसे केस में अगर ये ओमेगा वेक्टर हो गया आउटवर्ड्स, तो ओमेगा बाहर की तरफ, क्रॉस आर ये हो गया बीटी। अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं फिर से ओमेगा क्रॉस वीटी करूंगा तो क्या आ रहा है, देखो ओमेगा क्रॉस वीटी इज इट कमिंग इनवर्ड्स। तो पहली बात तो डिसीजन लिया गया कि जो ए आर होगा वो क्या होगा,
ओमेगा क्रॉस आर। समझ ना कैसे हुआ ना? देखो ओमेगा क्रॉस आर जब मैंने किया तो ये ओमेगा है बाहर की तरफ, क्रॉस आर तो उससे वीटी आ गई, ये ओमेगा क्रॉस आर हो। फिर मैं देख रहा हूं कि अगर मैं फिर से करता हूं वही चीज, ओमेगा क्रॉस आर, दैट इज कमिंग अबाउट इन ऑपोजिट टू रेडियस, एंड दैट इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज। हमने उसका तो डेरिवेशन पहले कर रखा है, उसका डायरेक्शन भी हमने पहले से ही देख लिया कि क्या होता है। बस ये कि उसको मैं वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, दैट्स द ओनली चीज। अदरवाइज अभी तक क्या था कि हमें मैग्नीट्यूड अलग से निकालना होता था, ओमेगा स्क्वायर आर, और फिर पॉइंट टू पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना पड़ता था, फिर हम उसमें से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन निकालते थे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग करते थे। यानी हमारे इंटरवेंशन जरूरी है टू फाइंड आउट द वेरियस वैल्यूज ऑफ AR, AT, BT एटसेट्रा एट वेरियस लोकेशंस। अब क्या होगा, अगर तुमको एक ओमेगा दे देता हूं और एक आर वेक्टर दे देता हूं तो फॉर्मूला से जनरेट होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन अब कुछ नहीं रह गया, बस फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाए। सर अगर सिर्फ ओमेगा वेक्टर दिया हो तो फिर सेंस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं? ओमेगा वेक्टर दिया है ना, तो ओमेगा वेक्टर सेंस ऑफ रोटेशन के लिए काफी है। ये देखो ना, अगर ओमेगा वेक्टर देखो, पहली बात तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये देखो अगर ओमेगा वेक्टर दिया है तो देखो ऐसे उल्टा भी तो कर सकते हो ना। अगर तुमको दिख रहा है कैसे रोटेशन हो रहा है तो तुम ओमेगा वेक्टर निकाल सकते हो, और अगर ओमेगा वेक्टर दिया हुआ है तो इन दैट केस सेंस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो। इट वर्क्स बोथ वेज ऑब्वियसली, है ना। जैसे मान लो इसमें सपोज दिया है कि ओमेगा वेक्टर इज सपोज माइनस k का। अच्छा चलो ठीक है, ये अच्छा ही क्वेश्चन पूछ लिया, अब सुन लो अच्छे से। बल्कि इस कंटेक्स्ट में ना मैं एक दो चीज और बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग भी है। So the question that has been asked, I'm interpreting in a broader way. I don't know whether you thought about that aspect. I'm interpreting in a slightly broader way and then giving the answer. ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये ओके हो गया ना फिर। So this is how it was defined. तो ये सब जो है ना, ये सब ऑब्जर्वेशन से आया कि अच्छा चलो अगर ऐसे सोचते हैं ओमेगा और ये आर वेक्टर होता तो ये तो टेंजेंशियल आ रहा है तो वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करते करते ये सब फॉर्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सपोज मैं इस डिस्क पे ये इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा अच्छे से सोच लेना। मैं इस डिस्क पे कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, स्मॉल a स्मॉल b, और इससे ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और कंसेप्ट दोनों क्लियर होगा जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ। स्मॉल d, ठीक है। तुमको बताना है फॉर द रोटेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इस इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन बताना फॉर, है ना, A B C D। if omega vector if omega vector is suppose in k cap direction तो क्या होगा? if omega vector is in j cap direction तो क्या होगा? if omega vector is in minus I cap है तो क्या होगा? देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा ये बताना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं वो घूम के कहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन at this instant ओमेगा वेक्टर कैसे होगा, सॉरी ABCD का मोशन कैसे होगा, will definitely depend on ओमेगा वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर से हम सेंस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं, नंबर वन। नॉट ओनली दैट, इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के ओरिएंटेशन क्या होगा वो भी निकाला जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली मुझे इन सवाल का जवाब देता हूं कि अगर ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन k कैप है तो इन दैट केस इस इंस्टेंट पे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना। मैं इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूं क्योंकि देखो ध्यान रखना, मान लो एक पंखे का ब्लेड ले लो, तो मान लो ये पंखा हो गया, आउटर जो मोशन दिखता है ब्लेड, तो ब्लेड का इस पॉइंट, मान लो अगर ये पॉइंट ऐसे और ऐसे घूम रहा है तो देखो ऐसे अभी है, थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होता है। तो देखो द ओनली क्वेश्चन दैट आई कैन आंसर इज कि इस इंस्टेंट पे क्या है या इनिशियली क्या है डायरेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद तो डायरेक्शन तो हमेशा बदलता रहता है। तो फिर तो या तो टाइम बताओ, कुछ ओमेगा बताओ, अल्फा बताओ, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि उस टाइम वो कहां पे है, अकॉर्डिंगली चीजें कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट किया जा सकता है। बट अभी फिलहाल आंसर करो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक एक केस। ओके, आंसर आने लगे ऑलरेडी। सोम हैज आस्क्ड कि सर रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला है? देखो एक्चुअली निकाला नहीं गया, ये ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला को जनरेट किया, ये ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है ना। तो निकाला गया एक तरीके से इन दिस सेंस कि ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ओमेगा ओमेगा आर, तो उसी चीज को लाने का एक वेक्टर फॉर्म आ गया, ये चीज।
अब मुझे ऑब्जर्व करके अलग अलग पॉइंट पे वो रेडियल और टेंजेंशियल और वगैरह कुछ नहीं करना, वो खुद से आ जाएगा। बस ओमेगा और आर का वैल्यू पता होना चाहिए, फॉर्मूला में पुट करो, वो खुद से सॉल्व होके आ जाएगा, डायरेक्शन सब खुद आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो जाओ शुरू करो। टेबल में आ रहा है, जसराज ने पहले वाले का दे दिया -i -j i j। ओके, आदित्य हैज गिवन -i -j i j। पार्थ इतना तोड़ तोड़ के मत बताओ, सीधे इकट्ठे बताओ चार्ट के हिसाब से। यशु ने बता दिया -i -j i r j। वैसे में एक चीज बताओ, 12 आंसर्स इकट्ठे भी दे सकते जैसे i -j या जो भी देना है ना, तो 12 आंसर्स भी इकट्ठे दे सकते। बाय द वे सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। ओके, स्नेह हैज गिवन, यशु हैज गिवन -i -j i j। स्नेह हैज गिवन -i -j i j। ओके, यानी सेम दिया है, यशु और स्नेह का सेम आया। पार्थ का एक आंसर है माइनस है आई, बट बाकी भी बताओ बेटे। उसका भी बताओ, जे कैप के लिए भी बताओ, पूरा ही बता दो इकट्ठे, 12 आंसर इकट्ठे दे दो, 4 मत दो, फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन सा के लिए आंसर कर। 12 आंसर इकट्ठे दे दो, इट विल टेक यू हार्डली लेस देन अ मिनट। ठीक है, आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अर्नव ने 8 आंसर्स दिए, आप पता नहीं 12 दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लगता है 12 ही दिए। ये अर्नव ये बताओ कि ये क्या है, मतलब ये बड़े बड़े लाइन क्या है, वो आई है क्या? तो आई कैपिटलाइज हो गया आपको। अच्छा, कैपिटलाइज हो गया, हाँ ठीक है, वो मुझे लग ही रहा, ठीक है चले। मैं एक पर्टिकुलर वजह से सवाल पूछ रहा हूँ कि इससे देखना विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि ओमेगा का सेंस क्या होता है ना। और मैं ये भी बता देता हूँ इज दैट 12 आंसर्स एक तो बहुत कम लोगों ने दिया है और किसी का भी अभी तक पूरा सही नहीं है, ठीक है ना, किसी का भी पूरा सही नहीं है, मतलब 12 का 12 किसी का भी सही नहीं है, इसलिए रीथिंक का अपॉर्चुनिटी है। ओके, अभी तक आदित्य, अर्नव, सोम ने भी, इशिता ने भी दी है कई सारे आंसर्स, देव ने भी दिए हैं, रूपल, 12 के 12 किसी का भी करेक्ट नहीं है। चलो, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू इंटरव्यू। ठीक है, लेट मी स्टार्ट, ठीक है ना। तो पहले तो के कैप इज द थंब, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल में क्या करना पड़ता है, ओरिएंटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के अलावा कर्ल ऑफ द फिंगर्स होने चाहिए और थंब जो है तुमको ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो उल्टा कर लो, ये थंब को रख लो ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन में, तो फिंगर का कर्ल ओरिएंटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन को इंडिकेट करेंगे। जसराज आई थिंक हैज नाउ गिवन द आंसर। देहम अब सही आंसर दिया लग रहा है, ऊपर से देहम और जसराज के सही लग रहे हैं, और अब लगता है ओम पाठक ने भी शायद सही दिया लग रहा है, ठीक है ना। चलो गुड, अब रीथिंक करके अब आंसर्स आने लगे, तो जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ गलत है ऑल, तो अब रीथिंक करके सही आंसर्स आ। चलो गुड, पहली बात तो के कैप का मतलब ये वाला, यानी मेरा थंब ऐसे आ जाएगा, तो थंब ऐसे आएगा, तो ये देखो प्लेन ऐसे होगा, ये हो गया प्लेन ऑफ मोशन, यानी XY प्लेन हो गया, क्योंकि के कैप वेक्टर है, तो यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो गया, XY प्लेन, है ना। तो प्लेन ऑफ रोटेशन अगर XY प्लेन हो, यानी ऐसे घूमना है, ऐसे, यानी ये वाला पॉइंट इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ए हो गया -i, डी हो गया -j, सी हो गया +i और डी हो गया +j। So I think this was the easiest one, ये तो मैं उम्मीद कर ही रहा था कि सबका करेक्ट होगा और सबने करेक्ट दिया। चलो वेरी गुड, अब एक काम करो, अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, यानी जे कैप। तो जे कैप पे ये आ जाएगा, तो सॉरी ये तो आई कैप का हो गया, मतलब माइनस, सॉरी आई कैप का हो गया, जे कैप मतलब ये आ गया। तो ये आने का मतलब क्या हो गया, ऐसे, यानी पहली बात तो XZ प्लेन आ गया, यानी ये डिस्क ऐसे घूमेगा,
ये देखो ऐसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए और डी, ए और सी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है अगर ये सेंटर है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ये सेंटर मान के चलो। अगर कोई और सेंटर होता तो वही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल को भी हो सकता है। तो अगर ये सेंटर हुआ इन दैट केस ये हो गया जे कैप, और इसका मतलब है कि ए और सी एक्सिस पे है, तो ए और सी अगर एक्सिस पे है तो उसका तो मोशन हो ही नहीं रहा, तो यानी ए और सी का तो हो गया 0। और क्या, डी अंदर जा रहा है, ये देखो, यानी डी हो गया माइनस के कैप और बी हो गया प्लस के कैप। देखो डी अंदर माइनस के कैप, बी हो गया प्लस के कैप, तो डी माइनस के कैप और बी हो गया प्लस के कैप। अब आ जाओ माइनस आई का मतलब होता है ये हो गया प्लेन ऑफ रोटेशन। तो प्लेन ऑफ रोटेशन अब हो गया एक्स वाई प्लेन, यानी प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया एक्स वाई प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन, है ना। ये देखो तो वाई जेड प्लेन पे रोटेट हो, तो वाई जेड प्लेन पे अगर रोटेट हो रहा है तो इस बार क्या हो गया ना, ये हो गया माइनस आई, यानी बी और डी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी बी और डी मूव नहीं कर रहा, तो बी 0 हो गया और डी 0 हो गया। अब क्या, माइनस आई ये हो गया, तो ए अंदर जा रहा है, ये देखो ए इज गोइंग इनसाइड, यानी माइनस के कैप, तो ए हो गया माइनस के कैप और सी हो गया प्लस के कैप। ये देखो सी बाहर आ रहा है ना, और ए अंदर जा रहा है, सी बाहर आ रहा है, इसलिए माइनस के कैप प्लस के। दिस इज हाउ टू गेट द ओरिएंटेशन। अब एक बार मिला लो किसके करेक्ट आए हैं, आई थिंक ओम के करेक्ट आए, ओम के थोड़ा सा वो के माइनस के शायद गड़बड़ हो गया, ए कॉलम, बाकी तो सही है। ठीक है ना, बाकी तो सही है। आदित्य माथुर ना ऋषभ, अच्छा ओम से सर व्हाट्सएप पे क्या था, मैं समझ गया कि गलती से मैंने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया। अभी ये एक प्रॉब्लम है हम लोग राइट हैंडर्स का एक प्रॉब्लम है क्या ना, एग्जाम के हड़बड़ी में क्या होता है कि राइट हैंड साइड से हम लिखते हैं, मतलब राइट हैंड से लिखते हैं, तो ये खाली रहता है ठीक है ना, तो अक्सर हम लोग फिर इसी से कर लेते हैं कैलकुलेशन, ऐसे करके एंड ऑल, ये गलती हो जाता है। तो इस मामले में लेफ्ट हैंडर्स आर सेफ, बिकॉज़ दिस इज देयर बिजी हैंड, सो राइट हैंड इज एनीवे फ्री, तो राइट हैंड ही यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, है या नहीं। चलो एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो बता दो, अदरवाइज फटाफट हम आगे चले। I mean this entire thing was discussed in response to the question that was asked, J cap K cap में कैसे होता है। So as nobody is asking questions, so I presume that it has been understood. So let's move on quickly now. It's not a difficult question that I had asked. It is just that a matter of 3D visualization, nothing else. चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कईयों ने आंसर अलग भी दिए। अच्छा नाउ यू माइट से कि आपने यू नो क्या कुछ जानबूझ के किया था क्या कि सेंटर को सेम ले लिया एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखो ये कोई जरूरी नहीं है, तो मैं काम करता हूं, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस कि सपोज अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर कोइंसिडेंट ना हो तो क्या होगा। इन दैट केस में 5 पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं, ये ओ है, ये फिर से वही एबीसीडी कर लेते हैं, है ना, ए बी सी डी। और क्या, इस बार सपोज सेंटर ये है, so this is the center of circular motion, center of सर्कुलर मोशन इस बार ये है, या इससे भी उठा दो ऊपर, इससे भी नहीं, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बताओ के कैप में क्या होगा, ए बी सी डी ओ, और एक आध और बता दो, मे बी माइनस जे कैप। चलो एक और कर लो, आई कैप। फटाफट बताओ, क्वेश्चन वही है, initial velocity का direction. You have to find out the direction of V initial. That's the question. अब फटाफट देखो जरा, इस बार सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन ये है, तो एक काम करो, इसको O लिख देता हूं, इसको P लिख देता हूं, तो दैट कंसिस्टेंसी रहेगा। O को जनरली एक सेंटर बना, कन्वेंशन है, ऐसे कोई रूल तो नहीं है, O को ही जनरली हम लोग सेंटर बताने में और कंफर्टेबल विद दैट ओनली। ओके, O is now the center of circular motion.
अब बताओ, तो अगर ओमेगा ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो एक एक केस में इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था। Ansh Agarwal has asked ki, please tell what angle it names with B, C and D. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। अगर मान लो मैंने पूछा होता कि भाई वैल्यू बताओ, तब तो एंगल देखना पड़ेगा, क्यों एंगल से वो डिस्टेंस और वो सब चीजें सारा आर वार वो सब का चक्कर है। पर अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछा है तो तुम सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से और थोड़ा विजुअलाइजेशन से आंसर कर सकते हो, इसके लिए कोई एंगल वैंगल कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने वैल्यू पूछा होता कि भाई बताओ 5 मीटर पर सेकंड है या 20 मीटर पर सेकंड है या कुछ ऐसे, तो इन दैट केस तो ऑब्वियसली वो उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम k कैप माइनस j कैप एंड i कैप, मैग्नीट्यूड भी चाहिए वगैरह। ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, कि सारा इकट्ठे आ जाता ना तो एक प्रॉब्लम भी होता है, मुझे भी थोड़ा देखने में, पहले मुझे लगा इकट्ठे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले एक काम करते हैं, जसराज आज कि लेकिन IJ में ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक मतलब BREAK, ये ब्रेक मतलब कौन सा ब्रेक है? वेलोसिटी IJ प्लेन में आएगी ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। यस सर। ना वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ डायरेक्शन बता दो, है ना? डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन में भी सिर्फ IJ लिख दें अगर उस प्लेन में आ रहा हो तो, मतलब कुछ लिखना नहीं, ये I कैप प्लस ये J कैप। In that case you can write what, first quadrant, second quadrant, third quadrant, XY प्लेन का quadrant। सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बता दें? चलो वो भी चल सकता है, और नहीं तो फिर इतनी नॉर्थ ईस्ट लिखते तो फिर दिक्कत हो जाता है। क्या होना कि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ए लूजली वर्डेड टर्म, नॉर्थ ईस्ट इज स्पेसिफिकली 45 डिग्री व्हिच वी डोंट नो, इसलिए इसमें एक काम करो, क्वाड्रेंट बता दो अगर जरूरत पड़े। क्वाड्रेंट Q1, फिर से डायरेक्शन तो पूछा, तो डायरेक्शन क्या होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर Q1, Q2, Q3, ठीक है ना? तो डायरेक्शन के लिए उतना कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल k कैप, तो k कैप का मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट, है ना? ये ऐसे हो गया k कैप। तो अगर मैं देखता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा ना, a का क्या आएगा, ऐसे इधर ये रेडियस हो जाएगा और ऐसे, है ना? तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो a का हो जाएगा Q2। आई होप यू एग्री। फिर आ जाओ e का हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रेडियस हो गया और ऐसे करके, तो यानी परपेंडिकुलर, सो इज b इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो e का भी और b का हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? व्हाट अबाउट c विल आल्सो बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि रेडियस है और ऐसे करके u, तो यानी परपेंडिकुलर, तो c भी हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट अबाउट d, है ना? तो d हो जाएगा, ये वाला रेडियस हो गया, d के लिए इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, Q4। तो ये हो गया वेक्टर का ओरिएंटेशन, जो भी डायरेक्शन होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मान लो तुमको वैल्यू बताना होगा तो देन ऑब्वियसली वी नीड मोर डिटेल्स, तो ओमेगा कितना है, फिर वो रेडियस क्या है, एंगल क्या है, कितना दूरी पे है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो दोस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड, बट जस्ट फॉर मेंशनिंग द डायरेक्शन आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट और इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, आई थिंक उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, ठीक है ना? चलो अब आ जाओ माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप का मतलब है कि ये एक्सिस हो गया, है ना? और ऐसे, तो ये एक्सिस हो गया माइनस जे कैप, यानी ऐसे, ये हो गया माइनस जे कैप, और ये सेंटर, तो ये ऐसे हो गया और बाकी सारे ऐसे, यानी ये सारे पॉइंट, 4 पॉइंट्स के कैप और एक माइनस के कैप, तो डी का सिर्फ माइनस के कैप, बाकी सब के कैप, ठीक है? देख लो, देहम से इसकी एक बार दोबारा बता दो। चलो मैं एक आध बता देता हूँ दोबारा। जैसे अगर के कैप लेते हो तो के कैप मींस इट इज इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, इसी प्लेन पे घूमेंगे ऐसे करके, और के कैप का मतलब ऐसे, यानी इसको सेंटर मानते हुए ऐसे घूम रहा है ना, इसको सेंटर बनाते हुए ऐसे घूम रहा है, जैसे मैंने दिखा। तो इस केस में क्या होता है कि तुम इसको रेडियस मानते हो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, तो ऐसे, यानी क्या हो गया, इसका हो गया ऐसे परपेंडिकुलर, आई होप दैट्स ओके। ऐसे घूम रहे हैं तो यानी ओ ई के लिए क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ओ बी के लिए क्या हुआ, ऐसे, फिर उसके परपेंडिकुलर, ओ सी के लिए क्या होगा, ऐसे, उसके परपेंडिकुलर। तो ये तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, चाहे कुछ भी कर लो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है,
और जो डी वाला है वो ऐसे करके ई, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट लिख दिया। स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए देन तो आई नीड लॉट ऑफ जे कैप के लिए बता। हाँ? माइनस जे कैप के लिए। हाँ माइनस जे कैप तो सबसे आसान है, ये सेंटर है ना, तो ये माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा डिस्क ऐसे पलट रहा है। तो देखो मेरे पास डिस्क तो नहीं है, बट कम से कम मैं अपने मोबाइल से बता सकता हूँ कि मान लो अगर ये डिस्क मान लो है ना, मान लो कि ये मोबाइल ऐसे नहीं है, मोबाइल मान लो पूरा ऐसे है और ये हो गया जे कैप, तो क्या हो रहा है ना, ये हो गया जे कैप, सॉरी माइनस जे कैप, और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ऐसे कर। सो द वे इट इज रोटेटिंग इज लाइक दिस एक्चुअली, ऐसे कर, यानी ये एक्सिस बन गया यहाँ पे, और ऐसे है तो यानी ऐसे, तो ये देखो ऐसे दिल। अब ये पूरा सर्कल है तो बाकी ये उसका एक पोर्शन मान के चलो और ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो। ये एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये वाला ये सेंटर हो गया और ये एक्सिस हो गया ऐसे। तो यानी क्या हो रहा है, बेसिकली इस तरफ के सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं और उधर के सारे पॉइंट्स अंदर जाएंगे, तो एक ही पॉइंट डी अंदर जा रहा है और बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर आएंगे, तो यानी क्या हो गया थीटा। मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, नहीं से नहीं तो थोड़ी देर बाद तो मुड़ जाएगा, वो छोड़ दो, वो तो फिर हिसाब नहीं कर सकते, वो तो कभी ना कभी मुड़ के फिर सारे डायरेक्शंस आ जाएंगे, वो तो बाद में कभी ना कभी आते ही रहेंगे। सर्कुलर मोशन में तो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, इसलिए मैंने इनिशियल का पूछा। अब आ जाओ आई कैप, तो आई कैप में क्या होगा, ये एक्सिस हो गया, दिस आई कैप एक्सिस, और आई कैप के हिसाब से क्या होगा ना, ये ऊपर आएगा और बाकी सारा नीचे, है ना, ये देखो ऊपर आ बस, तो यानी ए हो गया अप, तो यानी के कैप, बाकी सारे पॉइंट्स इस लाइन के नीचे है, तो सबके ट्रेंड एक ही जैसे होगा, क्या ना, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू रोटेट। तो ये सब माइनस के होगा, ठीक है। एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। अब मान लो ये वाला लाइन ऐसा है, अब ये मान लो सर्कल है, अब ये तो कंप्लीट नहीं है बट चलो कोई नहीं, सर्कल मान लो, और यहाँ से एक्सेस जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर से नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ये देखो सेंटर से नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ये भी सेंटर से नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है ना, और देखो कैसे हो रहा है, ऐसे, ये आई क्या पॉजिटिव ऐसे, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो यानी इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो नीचे अंदर मतलब बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड के अंदर जा रहा मतलब हो गया माइनस के कैप। इज दैट कंफर्टेबल नाउ एवरीबॉडी? Now Aryan has asked another question, that is, if omega vector direction is same as direction of radius vector, it will become axis of circular motion. Yeah, exactly, obviously, ठीक है ना, मतलब of course the r vector should be drawn from the center of circular motion, कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा। If r vector is drawn from the center of the circular motion and its direction is in the omega vector, तो यानी वो हो जाएगा एक्सिस, ठीक है ना, that's obvious। चलो अब तो आई थिंक विजुअलाइजेशन तो हो ही गया सर्कुलर मोशन का, अब थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चंस किया जाए, है ना। मैं एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था उसको प्रॉपर तरीके से आप करना चाहता हूँ, वैसे इट्स रिडंडेंट, वैसे तो भी कोई इतना कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी करना चाहता हूँ, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन। सपोज ये ओमेगा है, दैट इज सपोज 5 रेडियन पर सेकंड, और ये जो पॉइंट था उस बार हमने ड्रॉ किया था, लेट्स से ये 4 मीटर, और यहाँ पे है ये पॉइंट, और यू नो ये एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पर हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से किए, कैसे, तो उस पॉइंट को देखा, फिर टेंजेंट वेंजेंट, फिर उसको बना के एंगल वेंगल से cos थीटा sin थीटा करके निकाला। आज मैं चाहता हूँ यही क्वेश्चन जो है हम लोग निकालेंगे बाय प्रॉपर वेक्टर मेथड। तो यानी मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कैसे निकालूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, है ना। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर बोलते एक काम करो, इसको मैं 5 और इसको कुछ चेंज कर लो, 6 कर लो, 5 करने से ना वो थोड़ा सा कंपोनेंट में आसानी हो जाएगा। तो ओमेगा हो गया 6 के कैप, है ना, 6 के कैप 006, और आर वेक्टर क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यानी 4 3
ये इसका तरीका होगा। तो इज इक्वल टू आई कैप दिस माइनस दिस, यानी माइनस 18 आई कैप, है ना, जे कैप दिस माइनस दिस, है ना, या माइनस जे कैप दिस माइनस दिस, यानी प्लस 24 जे कैप, के कैप में तो 0 प्लस 0 तो प्लस 0। क्या होगा? अब हमने एक्चुअली पिछले बार दूसरे तरीके से किया, हमने क्या था ओमेगा आर, तो ओमेगा आर मतलब हो गया 5 और 6 30, तो ये हो गया 30। फिर हमने देखा ये 37, तो ये भी 37, तो ये 53 डिग्री आ गया था, है ना। तो फिर हमने किया 30 cos 53, 30 sin 53। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकली क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अब क्या हो गया, डिटरमिनेंट से डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये चीज है। मैं अल्फा देकर भी कर सकता हूं, बट आई थिंक वन क्वेश्चन इज गुड इनफ टू जस्ट गेट टू अ सेंस ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो लाइक इस 30 को कंपोनेंट करो तो इनटू 3/5 ये आ रहा है, और माइनस आई कैप, और इनटू 4/5 करो तो 24 आ रहा है, तो दैट इज व्हाट प्लस 4 प्लस जे कैप। तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर इन सिंक, है ना। तो देयरफॉर दिस इज द वे इन जनरल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। आई होप दैट्स ओके। चलो लेट्स नाउ प्रोसीड। क्योंकि अभी टाइम बचा है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम अभी बचा है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी नाउ डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट जनरल कर्व आल्सो, ठीक है ना। तो जनरल कर्व, जनरल कर्वी लीनियर, मैंने कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया, मुझे मालूम है, अब मिटवाओ मत मुझसे ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आया, दैट इज सर, तो पिछले क्वेश्चन में 0 क्यों हो गया था, मतलब मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा, दोबारा पूछ लो, ठीक है ना। तो जनरल कर्वी लीनियर मोशन, कि सपोज मैं एक काम करता हूं, एक पार्टिकल सपोज यूं ऐसे जा रहा है, not some kind of systematic curve but a curve, even straight line is a special case of a curve, है या नहीं। तो ऐसे केस में पता क्या होता है, हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी पोर्शन ले लो, जैसे ये वाला पोर्शन ले लो या ये वाला पोर्शन ले लो, और मैं एक काम करता हूं, मैं एक सर्कल लेता हूं ऐसे, फिर बड़ा करता हूं, फिर बड़ा करता हूं, फिर बड़ा करता हूं, और फिर बड़ा करता हूं, so I have millions and millions and millions of such सर्कल्स का कोई कमी नहीं। फिर मैं क्या करता हूं, पहला सबसे छोटा वाला सर्कल यहाँ पे ले जाता हूं और यहाँ पे रखता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो फिट नहीं हो पाता, तो वो हटा दो, चलो मैं हटा दो। फिर मैं उससे बड़ा वाला ले जाता हूं, लेकिन वो भी मैं देख रहा हूं कुछ खास फिट नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते उसका नेक्स्ट वाला, कभी ना कभी कोई ना कोई सर्कल उस पोर्शन के साथ तो मैच करेगा ना। Are you getting it? So that would be considered as the equivalent circular part, यानी equivalent circle of that small part. तो let us say ऐसी सर्कल मैच कराते 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 कोई एक सर्कल लेट्स से ये वाला मैच कर, I mean कोई भी मैच कर सकता है, हाउ डू आई नो कि कौन सा मैच करेगा, बट लेट्स से मैच कर, तो ऐसे करके फिर इसको ड्रॉप किया मैंने ऐसे, जो भी, ठीक है ना, ऐसे ये वाला सपोज सर्कल मैच कर। तो ये जो छोटा सा सर्कल है, this is the equivalent circle of that particular instant. Instant means a very 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 small interval. यानी उससे क्या होगा कि मैं दो चीजें निकालूंगा, एक तो एक इसका सेंटर, यानी तुम बोलोगे इस कर्व का सेंटर बताओ, कर्व का सेंटर कहां से हो जाएगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई ना कोई एक सेंटर बनेगा जो कि उसको सर्कल के अंदर समेट सकता है, या इसको सर्कल के अंदर बांध सकता है, या सर्कल की तरह विजुलाइज कर सकता है। So this center is the circle of that instantaneous circle, is the center of that instantaneous circle, and this is that circle which is what now the representative circle of that small curved path. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसके अलग अलग चीजों, क्या कि मान लो ये जो पार्टिकल ही जा रहा है कुछ ऐसे, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी कुछ करके जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा टेंजेंशियली होगा,
कर्व्ड पाथ में जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है या नहीं? तो वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, और ये आर निकल गया, मान लो कि कोई जिस सर्कल के साथ ही मैच कर रहा है वो उसका आर हो गया, तो क्या होगा ना, हम एक इक्विवेलेंट ओमेगा भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम एक इक्विवेलेंट ओमेगा भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ये कोई भी फिक्स नहीं रहने वाला, ये कुछ भी फिक्स नहीं रहने वाला, एंड सो ऑन। सपोज, और एक चीज ध्यान से सुनो, सपोज उस वक्त उसका एक्सेलरेशन सपोज इधर है, ए वेक्टर, से ये कौन सा ए वेक्टर आ गया, मैं करूं कुछ भी हो सकता है, इधर होगा, उधर होगा, उधर होगा, हो सकता है कि टेंजेंशियल होगा, कुछ कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं लेटेस्ट से एक्सेलरेशन उस वक्त इस पार्टिकल का इधर है, तो मैं क्या करूंगा, उस एक्सेलरेशन को दो हिस्से में तोड़ दूंगा, कंपोनेंट करूंगा, एक हो जाएगा टेंजेंट के अलोंग और एक हो गया रेडियल। ये देखना हो जाएगा अल्फा आर, अगर आर को आर लिखते हो तो स्मॉल आर लिखा करें, स्मॉल आर ही लिखो, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो देयरफॉर ये जो सारी चीजें मोशन के दौरान मेंटेन होगा, बस ये हो गया कि ये बन गया एक इंस्टेंटेनियस सर्कल, बस दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है ना, एक इंस्टेंटेनियस सर्कल, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है ना। और इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं हो, जैसे मान लो तुम थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो उसका तो सर्कल का ट्रेंड ही बदल गया, अब तो इस तरफ बनेगा सर्कल, सेंटर ही अलग है, डायरेक्शन अलग है, सब कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ ओमेगा वेक्टर, कुछ ना कुछ आर वेक्टर, और कुछ ना कुछ सेंटर, और कुछ ना कुछ अल्फा वेक्टर, ये डिफाइन किया जा सकता है। सो दैट विल बी द पैरामीटर्स ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस सर्कल, ठीक है ना। ये हो गया एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तुम बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे निकालोगे, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा थोड़ी, आएगा तो समथिंग दैट वी कैन हैंडल विद आवर मैथमेटिक्स, कोई उत्पटांग से दे दोगे तो वो कहां से सॉल्व हो जाएगा, बट जब आएंगे तो देखना थोड़ा सिस्टमेटिकली आएंगे। और इसी कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, एंड दैट इज, आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से, कि किसी कर्व के साथ मैचिंग, सो आई नो यू विल आस्क अ क्वेश्चन, एंड दैट इज कौन से सर्कल के साथ ये मैच करा ना, वो अभी मुझे भी नहीं पता, वो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स जनरेट करूंगा, अभी वही करने वाला, आई एम जस्ट एम्बार्किंग ऑन दैट वन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। बट हाँ, किसी भी छोटे से सेक्शन ऑफ द कर्व को एक सर्कल बनाया जा सकता है, जिसका एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, जिसका एक ओमेगा होगा, जिसका एक अल्फा होगा, और ये सारा पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे आसान पॉइंट मैं दे रहा हूं पहले, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वाले भी करूंगा। सबसे पहले काम करो हाईएस्ट पॉइंट, तो लेट अस से u स्पीड से तुमने एक पार्टिकल को फेंका है थीटा एंगल, एट हाईएस्ट पॉइंट तुमको बताना है, ये ओरिजिन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एट हाईएस्ट पॉइंट क्या क्या बताना है, a रेडियस ऑफ इंस्टेंटेनियस सर्कल, दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, ये सब कुछ हाईएस्ट पॉइंट का बताना है। यू माइट से क्यों, कोई और पॉइंट का अगर पूछा जाएगा तो वो भी करेंगे, पहले एक का तो करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सी ओमेगा डी अल्फा, और अगर वेक्टर फॉर्म में बताना चाहते हो इट्स योर चॉइस, आई डोंट माइंड, चलो वेक्टर फॉर्म में बता दो। अब चारों बताओ, ठीक है। आर्यंत ने ऑलरेडी शुरू कर दिया आंसर करना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, ये क्या बता रहे हो, आई थिंक रेडियस का, रेडियस बता रहे हो, और फिर a लिख के बताओ, a b c d, बस तो आंसर देख के पता चल जाएगा किसको आंसर कर रहे हो, बट फिर भी a b c d लिख के बताओ। हर्षित ने भी ऐसे बता दिया, एक आंसर बता दिया हर्षित ने, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, हर्षित लोहानी ने बताया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ध्रुव ने बताया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, अच्छा हर्षित ने बाद में बाई जी भी ऐड किया, चलो ठीक है, मैं समझ गया, वो मुझे लग रहा था किसी मिस्टेक के होंगे। पार्थ ने भी यही बताया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, ठीक है। आई थिंक सर्कल के रेडियस पे किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है,
अब उसके सेंटर पे आ जाओ। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पे आ जाओ। ठीक है, बस रेडियस का खत्म हो गया। आई थिंक रेडियस क्योंकि सब लोग सही दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन कैरिंग ऑन विद रेडियस। अब रेडियस तो गॉन थिंग हो गया, ठीक है ना। रेडियस का आंसर सब लोगों ने दे दिया, q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी दिया सब लोगों ने, किसी ने 2g भी दिया? नहीं, जी दिया, ठीक। यानी सबने एक आंसर दे दिया, q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। चलो इसको मैं भी वर्कआउट कर लेता हूँ। मैं इसको इस तरह से वर्कआउट करता हूँ, इस तरह ये जो वो होता है ना, इसका तो हो गया u cos थीटा, ठीक है ना। और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओमेगा आर, ठीक है ना। यानी इसका रेडियस मुझे नहीं पता, बट लेट्स से अगर ये सेंटर है, सेंटर को ओ कह देता हूँ नो, और ये आर हो गया, तो यानी पहले चीज तो ओमेगा आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। पर याद रखना ना ओमेगा पता है ना आर पता, एटलीस्ट फिलहाल। फिर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि यहाँ का जो सेंटर जो एक्सेलरेशन है वो देखो परपेंडिकुलर टू द कर्व है, तो यानी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो है कितना ना, वो है जी, तो यानी ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, ठीक है। लेकिन क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो देयरफॉर आई कैन आल्सो राइट दिस एज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी, तो यानी इससे r आ गया v स्क्वायर बाय जी। v बोलते क्या है वहां पे u cos थीटा, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ना, एक तो r/2 हो गया ये, और ये होता है मैक्सिमम हाइट h, और ये स्मॉल r, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस 1। देयरफॉर जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो सही है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी। जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका हो जाएगा u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी, क्योंकि रेंज बाय 2, क्योंकि उसी परपेंडिकुलर पे होगा, तो रेंज बाय 2 तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट माइनस रेडियस। तो मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g माइनस रेडियस which is u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, ठीक है यार। अब आ जाओ ओमेगा, अब ओमेगा आर इज इक्वल टू यू cos थीटा, है ना, तो ओमेगा क्या आ जाएगा फिर, ओमेगा देयरफॉर इज इक्वल टू यू cos थीटा बाय आर, यू cos थीटा बाय आर। अब आर क्या है ना, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी, तो जी ऊपर चला गया बाय यू cos थीटा, यानी जी अपॉन ओमेगा वेक्टर। लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर हो गया ये तो ऐसे घूम रहा है, तो यानी इट्स इन द एक्सवाई प्लेन और ऐसे घूम रहा है, तो यानी क्या हो गया, ये देखो ऐसे, यानी कि माइनस के क्या, यानी ओमेगा वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी बाय यू cos थीटा, ठीक है ना। अल्फा इस केस में 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि इस बार जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो अल्फा आर हो गया 0, तो आर तो नॉन जीरो है, तो यानी कि होगा अल्फा का 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर अल्फा वेक्टर इस केस में क्या आ गया, अल्फा वेक्टर इस केस में आ गया 0। सोमे दास की वो कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकाल दिया, अच्छा सब कईयों ने इसका आंसर भी सही दे दिया, एंड दैट इज वो जो ओमेगा पूछा मैंने, जी बाई यू cos थीटा। चलो गुड, डी बाई अंश ने कुछ आंसर 0 दिया है, डी का, हाँ डी का 0, ठीक है एकदम सही है। अरियंत ने दिया है यू का सेकंड पार्ट,
सो मैं सेट की सेंटर हो जाएगा r cos थीटा r sin थीटा। ना ना, r तो यहाँ पे हो गया ना, r तो ये वाला हो गया, तो मैक्सिमम हाइट में से r माइनस करो तब ना y कोऑर्डिनेट आएगा। सो मैं आस्क ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, तो मैं तो इसको ओरिजिन मानूंगा ना, तो कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गया, तो ये तो बिल्कुल उसी वर्टिकल लाइन पे होगा, यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज का आधा, रेंज का आधा है ना, तो रेंज के आधे पे आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया मैंने ना, ये हो गया टोटल कैपिटल H मैक्सिमम हाइट, और ये हो गया स्मॉल r, तो मैंने माइनस किया। हो सकता है कि सेंटर यहाँ पे होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको इतना ही कहूंगा कि ठीक है होने दो, क्या दिक्कत है, वो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। ये देखो ना, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट है ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। हो सकता है कि सेंटर यहाँ पे हो, एकदम ग्राउंड पे हो, तो ये तो बल्कि क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट व्हाट एट व्हाट एंगल शुड यू थ्रो सो दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट द सेंटर इज ऑन द ग्राउंड, पूछा जा सकता है ना। तो इन दैट केस क्या करोगे ना, इसको इक्वेट करके जीरो कर दो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो सेंटर होगा उसका सेंटर ग्राउंड पे होना चाहिए, तो ग्राउंड पे होना चाहिए मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो होना, तो y कोऑर्डिनेट जीरो मतलब इस चीज को जीरो कर दो, तो u स्क्वायर और g वगैरह खत्म होगा, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो यानी सेंटर ग्राउंड पे होने का क्या कंडीशन है, एट हाईएस्ट पॉइंट सेंटर is on ground if tan theta is equal to root 2, है ना, isn't it? देख लो अच्छे से, at highest point center is on ground if tan theta is root 2। क्यों? क्योंकि सेंटर ग्राउंड पे होने का मतलब क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होना, अब y कोऑर्डिनेट तो है ये वाला, इसको जीरो कर दो, तो u स्क्वायर बाय g खत्म कर दो, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा रूट 2, तो tan थीटा रूट 2, तो यानी अगर तुम चाहते हो कि सेंटर हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, उस समय अगर सेंटर को तुम चाहते हो ग्राउंड पे होना, तो इन दैट केस इस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। एंड सो ऑन, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट क्वेश्चंस तो बथेरे बन जाते हैं, बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, तो मैंने बेसिक आइडिया सारा क्लियर कर दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे तमाम वैल्यूज क्या क्या आएगा, रेडियस का, सेंटर का, ओमेगा का, अल्फा का, तो सारा डिटेल में एनालिसिस होगा। बट देन यू विल ऑब्वियसली से कि हाईएस्ट पॉइंट तो आसान पॉइंट होता है, अगर मान लो मुझे कोई बीच का पॉइंट निकालना है, इधर वाला उधर वाला, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट, तो वही हम लोग करेंगे, डोंट वरी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो एक्चुअली, ठीक है ना। दैट रेडियस दोबारा एक्सप्लेन कर दो। रेडियस, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये सेंटर हो गया, ये सर्कल हो गया, तो इसका जो वेलोसिटी वो टेंजेंशियल है, और जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल है, जो रेडियल एक्सेलरेशन, और इस बार जो g है ना वो रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंटर बोले रेडियस, रेडियस रेडियस, हाँ, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर आर को लिखा जा सकता है एज इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा होता है, तो कैन आल्सो बी रिटन एज v स्क्वायर बाय r, तो v बोलते क्या, u cos थीटा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या है, वो तो g है, यानी यहाँ पे g इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है या नहीं, तो यानी मैं इसको फिर क्या किया, इक्वेट कर दिया बराबर g, और v बोलते क्या, u cos थीटा, तो g is equal to u cos theta का whole square by r, that's the interpretation। but I know what it might be going in your mind is that कल को अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो, है ना, ये सवाल मुझे पता है वैलिड सवाल है, but then कोई बात नहीं, don't worry, that's what exactly we are going to discuss tomorrow। क्योंकि देखो हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने पहले ही बोला कि हाईएस्ट पॉइंट रिलेटिवली आसान पॉइंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे सब कुछ सीधे सीधे हो रहा है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, एक्सेलरेशन वर्टिकल, तो हर मामले में देखा जाए तो आसान कर देता है क्वेश्चन। और अगर मैं किसी और पॉइंट पे करता हूँ तो ये चीजें होंगे नहीं, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, है ना, फिर एक्सेलरेशन तो खैर वर्टिकल है, लेकिन फिर वो आपस में 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, तो दैट विल मेक थिंग्स स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, तो वो भी करेंगे। फिलहाल तो आसान हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन अकेला जी है, और वो जो है एकदम बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, यानी यही जी जो है रेडियल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय r, और v टेंजेंशियल लेना होता है v स्क्वायर बाय r, तो आई थिंक आ गया, फिर r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय g, तो v के जगह पुट कर ले u cos थीटा, इधर ओके ना। सो मैं आज के अल्फा जीरो कैसे हो गया, क्योंकि देखो अगर इसको रेडियस मानते हो तो टेंजेंट बोलते ही हो गया, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियस के अलोंग हुआ, टेंजेंट के अलोंग तो उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है,
तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस वक्त क्या है, 0 है, तो यानी अल्फा आर 0 है, और आर तो 0 है नहीं, तो अल्फा आर यानी टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन 0 होता है और आर नॉन जीरो है, आर तो नॉन जीरो है ना, आर तो दूसरे को सही है, तो आर नॉन जीरो है, तो अल्फा आर 0 हो रहा है, आर नॉन जीरो है, तो यानी क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पॉसिबिलिटी, अल्फा 0, तो देयरफॉर अल्फा इस केस में क्या हो गया ना, 0 हो गया। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये सेंटर है ना, और ये वेलोसिटी है, तो देखो ये आर वेक्टर हो गया है ना, तो ओमेगा जो है ऐसे ले लो, तो क्या आता है ओमेगा क्रॉस आर, तो नहीं हो पा रहा, पहले जो मैंने लिया था है ना, के कैप उससे नहीं हुआ, माइनस के कैप ले लो, तो ओमेगा है ना जो है, सॉरी माइनस के कैप ले लो ओमेगा, तो ओमेगा है ना, ओमेगा देख लो माइनस के कैप, तो ओमेगा क्रॉस आर देखो फिट हो रहा है, वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो अगर मैं ओमेगा अंदर की तरफ लेता हूं तो देखो फिट हो रहा है ओमेगा क्रॉस आर, आर बोलते होता है ये, यहां से लेके ये होता है आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया आर वेक्टर इस पॉइंट, तो ओमेगा क्रॉस आर खुद मैच करा लो, देखना माइनस के साथ ही मैच हो रहा है, अदरवाइज मैच नहीं हो रहा। सर हाँ जी, सर हम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर से वी निकालते हैं, फिर वी वी क्रॉस आर से ओमेगा निकालते हैं। नहीं वी क्रॉस आर तो है ही नहीं ना, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, अब तुमको वी मालूम है और आर वेक्टर मालूम है, तो इन दोनों के मदद से ओमेगा निकालो, दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। देखो हमेशा तुमको ओमेगा पता रहेगा, आर पता रहेगा, वी निकालना होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है, कल को हो सकता है कि वी मालूम है और आर मालूम है तो ओमेगा निकालना है, या हो सकता है कि वी और ओमेगा मालूम है तो आर निकालना है, तो वो सब चीजें तो देखो खुद ही समझ जाओ, है ना सर। कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी दिक्कत ये आ गई ना कि टाइम तो हो गया, लेकिन एक काम करो ना तुम लोग, क्वेश्चन रेडियस और कोऑर्डिनेट का, रेडियस ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे आया ना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो रेंज का आधा कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैक्सिमम हाइट में से आर माइनस किया तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, देखो तो वाई हो गया एच माइनस आर, और एक्स क्या हो गया, एक्स इज आर बाई 2, ये तो फिगर देख के आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियस होना चाहिए। सर हाँ जी बेटे, सर एक डाउट है, डाउट एक काम करो, मुझे वैसा डाउट है कि सर पहले मुझे हेल्प करोगे, अभी इस वक्त कौन नहीं है जरा बता दो, नहीं तो मुझे सारा लिस्ट ढूंढना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन नहीं है, लो अब मैं कैसे बताऊं, पूरा लिस्ट ही चेक करना पड़ेगा। एनीवे तब तक बताओ डाउट बताओ। सर जब एक कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है सर, अगर अगर हम इसके ऊपर बैठे होते तो हमको रेस्ट पे लगेगा, मतलब उसकी सेंटीमीटर 0 लगेगी, क्योंकि हम दोनों की सेंटीमीटर से कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना सर। यार ये ना थोड़ा सुनना पड़ रहा है, एक मिनट रुको जरा, बड़ा कंसंट्रेशन से देखना पड़ता है अटेंडेंस, अभी रहने दो ठीक है ना, आज रहने दो, अभी बस मुझे अटेंडेंस लेने दो। गर्व भी है, गौरव है, हर्ष है, कुमार आदित्य इज प्रेजेंट नहीं है, देव तेवाती तो प्रेजेंट है ना, यस सर। ठीक है, ये ना मैं ढूंढता ही रह जाता हूँ, मुझे मिलता ही नहीं कई बार। फिर मेरा नाम तो टॉप पे आता होगा। हाँ वो कई बार ना अल्फाबेटिकल नहीं आता, तब दिक्कत होता है। नहीं, चलो ठीक, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे, जल्दी बताओ। सर आई वाज सेइंग कि अगर एक सर्कल में मतलब एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसके डायमीटर के अपोजिट पे मैं घूम रहा हूँ, मतलब साथ सेम ओमेगा पे, तो सर वो सेंटीमीटर मेरे को 0 पे दिखेगा, फिर उसके डबल पे अभी दिखेगा। रुको रुको
अभी पहले ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ एक बार सुन लो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। एक रिजिड बॉडी पे, अब तो ध्यान से सुनना, एक रिजिड बॉडी पे हर पॉइंट का एक ही ओमेगा होता है, ठीक है ना। व्हाट इट सीम्स इज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। सर एक डिस्क है, उसकी एक साइड पे आप बैठे हो, एक साइड पे मैं बैठा हूं। फिर तो कहीं से भी देख लो, किसी को भी देख लो, कैसे भी देख लो, ओमेगा सबका सेम हो, कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो, इन द सेंस के सबका सेम। तो मतलब आप मेरे को रेस्ट पे दिखोगे सेंटीपिटली? हाँ? मतलब आप मेरे को रेस्ट पे दिखोगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको 0 दिखेगा मेरे को? नहीं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0 क्यों दिखेगा? नहीं, एक्सेलरेशन अगर तो दिखेगा ना, एक दूसरे को एक्सेलरेशन तो दिखेगा ना। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो अलग अलग चीज हो गया ना, क्योंकि आर पे भी डिपेंडेंट है ना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन ओमेगा सबको सेम दिखेगा। जैसे मान लो एक डिस्क के ऊपर मान लो 10-15 जने बैठे हैं, दोबारा सुनना, एक डिस्क के ऊपर मान लो 10-15 जने बैठे हैं और डिस्क कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं, कोई अल्फा नहीं। अल्फा से चीजें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल साइड कर। अब उस डिस्क पे 10-15 जन अलग अलग बैठे हैं, कोई इधर, कोई टेंजेंट पे, कोई बीच में, कोई सेंटर पे, कोई इधर से कुछ। तो किसी को भी अगर किसी और के बारे में पूछोगे कि ओमेगा क्या है, तो सब लोग सबका आंसर सेम देंगे। लेकिन अगर किसी से भी पूछोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो फिर अलग हो गया ना, क्योंकि आर तो सबका अलग अलग है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अब एक चीज बताओ, मान लो अगर एक पार्टिकल ठीक मेरे बगल में बैठा है ना, मतलब मान लो एक ही पॉइंट पे बैठा है, वैसे तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट इमेजिन करने में क्या जाता है, तो उसको तो तुम कुछ देखोगे ही नहीं, इन द सेंस कि तुम तो उसको तो एक्सपेक्ट करते हुए नहीं देखोगे, है ना। ओमेगा है लेकिन आर है ही नहीं, तो इस तरीके से। लेकिन जो पॉइंट दूर है वो एकदम, तो तुम देखो काफी तेजी से ऐसे करके घूम के जा रहा है, और जो थोड़ा सा दूर है वो जा रहा है लेकिन आराम से देखो ऐसे करके जा रहा है, और जो दूर है वो एकदम से यूं करके घूम रहा है, बड़े तेज घूम रहा है, तुमको ये दिखेगा जितना दूर जा रहे हो पार्टिकल से। तो देखो सेंट्रीपिटल सबके अलग अलग एक्सेलरेशन नजर आएंगे, लेकिन ओमेगा सबका सेम आएगा। मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबल बॉडी तो खैर डिस्कस करना ही बेकार है, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि उसमें तो अब जैसे मान लो ये हाथ है, अभी हाथ ऐसे भी तो हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, या हो सकता है कि दोनों क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर तुम नॉन रिजिड बॉडी के बारे में बात करो। लेकिन रिजिड बॉडी की बात करोगे, ओमेगा कोई भी किसी को देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओमेगा सबको सेम नजर आएगा, ठीक है ना। आई डोंट नो वेदर इट आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट, या अभी और कुछ पूछना चाहते हो? ओके सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग, सबके अलग अलग, लेकिन ओमेगा सबका सेम, ठीक है। दैट्स द कंक्लूजन। और भी अगर कोई थॉट्स आता है दिमाग में, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चल आज ऑलरेडी टाइम हो गया बहुत, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय बाय।